धन्यवाद सोनल जी। और हम इस संवाद 2023 के ग्वालियर प्रवास के अंतिम पायदान पर हैं और इस अंतिम पायदान पर हमारे साथ संपूर्ण ग्वालियर को प्रतिनिधित्व देने की दृष्टि से मेहमान मंच पर मौजूद है। भारतीय राजनीति में शिष्टता, सौम्यता, विनम्रता, शालीनता, ये जो तमाम शब्द है ना, उस परंपरा के उत्तराधिकारी हैं विवेक शेजवलकर जी। ग्वालियर के सांसद हैं, उनके पिता सम्माननीय नारायण कृष्ण शेजवलकर जी भी ग्वालियर की बड़ी धरोहर हुआ करते थे। जनसंघ और भाजपा का जो भी स्वरूप बना, उसमें विवेक शेजवलकर जी के पिताजी ने केवल अपना पसीना नहीं बल्कि अपना खून भी बहाया था। ऐसी शख्सियत को ग्वालियर की जनता ने अपने सांसद के तौर पर चुना था। कमाल यह है कि योग्य पिता के योग्य पुत्र के तौर पर विवेक शेजवलकर जी ने अपने आप को साबित किया। वो ग्वालियर के महापौर भी रहे और वर्तमान में सांसद है। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां विवेक शेजवलकर जी के लिए। और भारतीय राजनीति में जीवटता, संघर्ष, जुझारूपन, तीव्रता, इन सबको अगर तलाशना है तो उसके प्रतीक के तौर पर हमारे साथ सतीश सिंह सिकरवार जी हैं। छात्र राजनीति से हम उन्हें देखते हुए आ रहे हैं। MLB कॉलेज से उन्होंने अपनी छात्र राजनीति शुरू की थी और ग्वालियर में भाजपा की राजनीति को जिस तरीके से उन्होंने किया है वो आपके बीच में मिसाल है। जहां पर महाराज रहते हैं भाजपा के सम्मानित कार्यकर्ता होकर, वहां के जनप्रतिनिधि होने का सौभाग्य सतीश सिंह सिकरवार ने अपने दमखम से हासिल किया है। वो सतीश सिकरवार जी हमारे बीच में हैं। तो सतीश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और ऐसा माना जाता है कि अगर शरीर से आत्मा निकल जाए तो वह केवल लाश रह जाती है। ग्वालियर के संदर्भ में माना जाता था कि अगर कांग्रेस से महाराज नहीं रहे तो फिर जाके कांग्रेस में रहेगा कौन। पर उस कांग्रेस को जिंदा बनाए रखने की कोशिश में जो जुड़े हुए हैं, ऐसे शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी हमारे साथ में हैं। तो देवेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। और इन सब ने क्या कुछ किया और ग्वालियर की हालत क्या है, इसको अगर समझना है तो उसके लिए राकेश अचल जी से बेहतर कौन हो सकता है। तो राकेश अचल जी मेरे साथ में। तो चर्चा की शुरुआत विवेक शेजवलकर जी से ही करते हैं। लोग बड़े चिंतित हैं विवेक भाई, और चिंतित 2018 के परिणाम के चलते भाजपा के 2023 के परिणाम के लिए भी हैं। सबसे पहले धन्यवाद जी, आप बोले सर, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। सबसे पहले धन्यवाद आपका। और ग्वालियर में आयोजन हो रहा है। मेरी कोई चिंता अगर आपको लग रही है तो मेरी ऐसी कोई चिंता नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ और जैसे मेरे परिवार के बारे में अभी आपने बताया, तो ग्वालियर में बहुत लंबा अवसर मुझे मिला है। 2 बार मैं महापौर रहा। आप लोगों ने सांसद मुझे बना करके दिल्ली भेजा। मैंने वो सारे आयाम देखे हैं जिसमें किस तरह ग्वालियर में अच्छा भी होता रहा और कब ग्वालियर को अवसर जो मिलना चाहिए तो मिला भी नहीं। मेरी जहाँ तक चिंता का सवाल है, मैं अब उस पड़ाव पर हूँ अपने कैरियर के भी कि मुझे अब किसी बात की चिंता नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है उसके हिसाब से मैं जानता हूँ कि योग्य निर्णय योग्य समय पर भारतीय जनता पार्टी करती है। योग्य व्यक्ति को कहाँ ले जाना, क्या उसको काम देना, ये निर्णय उनका होता है और मुझे उसमें पूरा भरोसा है। तो कुल मिला के आपने अपनी नियति के विषय में तो बता दिया विवेक जी। हमने पहले ही कहा था विनम्रता की आप प्रतिमूर्ति, आपने वो साबित भी कर दिया। पर जिस पार्टी में आपने इतना पसीना बहाया, आपके पिताजी ने भी बहाया, उसके बाद 2018 में ग्वालियर चंबल अंचल ने बड़ी जाति की थी भाई, ऐसा लोग बोलते हैं। 2023 में क्या होगा आपकी पार्टी के साथ? नहीं, देखिए, जहाँ तक 2018 का सवाल है और 2023 का सवाल है, 2018 और 2023 में अंतर है जी। 2018 में ग्वालियर संभाग में काफ़ी बड़ी पराजय भाजपा को मिली जी। मतलब अब हमारे चंबल संभाग के नेता नहीं है यहाँ पर सब जी। पर अगर उस समय ग्वालियर चंबल संभाग अगर कमज़ोर नहीं होता जी तो शायद प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह जी की सरकार होती जी। और चुनाव के पहले जो वातावरण संभाग में बना था, कुछ घटनाएं ऐसी घटी थी
कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी थी जिस कारण एक तरह से एक वेव का सामना करना पड़ा, और उसके चलते मेरा ये मानना है कि इस अंचल के अंदर भाजपा को नुकसान हुआ, और उसका परिणाम ये हुआ कि हम भोपाल में सरकार नहीं बना पाए। पर धन्यवाद देना चाहूँगा मैं कांग्रेस में रहे मेरे पूर्व कांग्रेस के मेरे मित्रों को, आदरणीय सिंधिया जी को, कि उन्होंने भाजपा का साथ दिया और फिर एक बार भाजपा की सरकार भोपाल में बनी। 2023 का जहाँ तक सवाल है, पहली बात संगठन जो है बूथ लेवल से लेकर के और प्रदेश हम लोगों के कार्यक्रम, एक्सरसाइजेज, हम लोगों की बैठकें, हम लोगों का घर घर जाकर संपर्क करना, ये चालू है। और जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि मध्य प्रदेश के कई सारे उम्मीदवार भी अभी तय कर दिए हैं, जो एक नवाचार बताया अभी नरेंद्र सिंह नवाचार उसको बताया, वो भी रंग लाएगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। और देखिए, आप कितनी भी आलोचना करें कि शिवराज सिंह जी जो हैं अभी लाडली बहना अभी क्यों लाए हैं और अभी वो खाऊ कमाओ योजना क्यों लाए हैं, पर इस बात से कोई इनकार नहीं करता कि पिछले भाजपा की सरकार में जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं आई हैं और क्रियान्वयन हुआ है उनका, अधिकतर योजनाओं का जो लाभ है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से मिलता है। तो इससे कोई इनकार नहीं करता कि जन कल्याण की योजनाएं लाई हैं, उसके करोड़ों लाभार्थी हमारे सारे प्रदेश के अंदर हैं। वो लाभार्थी एक तरह से हमारी ताकत है, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। और जहाँ तक लाडली बहना का बात है, जिसके बताया गया महिला सम्मान से उसको हम जोड़ रहे हैं, ये ठीक भी है, वैसे महिला सम्मान से उसको जोड़ना भी चाहिए, पर ये आज नहीं जोड़ा है शिवराज सिंह जी ने। लाडली लक्ष्मी योजना जो है, उसकी लाडली लक्ष्मी अब 18-20 साल की होने वाली है जी। तो आज ये विचार आज का नहीं है, ये विचार शिवराज सिंह जी के मन में तब से शिवराज जी का है। लेकिन विवेक जी, एक सवाल और लूंगा, फिर मैं सतीश सिकरवार जी के पास चलूंगा। आपसे समझना केवल इतना है कि भाई 2023 के लिए ग्वालियर चंबल संभाग में, और ग्वालियर चंबल संभाग छोड़ दो, ग्वालियर संसदीय क्षेत्र में क्या ऐसा भाजपा ने कर दिया है कि उम्मीद बांधे कि भाई 2018 से बेहतर परिणाम भाजपा को यहाँ मिल जाएंगे? बस इतना बता दीजिए। देखिए, ग्वालियर में पहले नगर की बात करना चाहूँगा। गड्ढों की बहुत लोग शिकायत करते हैं, सड़कों की बहुत शिकायत करते हैं। मेरा थोड़ा सा उससे अलग व्यू है। देखिए, आज ग्वालियर में पिछले 3-4 साल के अंदर जो काम चल रहा था, वो अधिकतर काम सीवर लाइन का और वाटर लाइन का था। और इसके पहले ग्वालियर में जितना सीवर कवरेज अब हुआ है, उतना उसके पहले कभी नहीं हुआ। आज ग्वालियर में 4-4 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बने हैं। इसके पहले ग्वालियर में सीवेज ट्रीटमेंट का नाम कोई लेता नहीं था। आज जब हम लोग आज से 7-8 साल पहले तक केवल और केवल 180 मिलियन लीटर पर डे पानी जो है वो प्रोसेस करने की कैपेसिटी हमारे पास थी, आज वो कैपेसिटी 322 ml पर डे है। ये परिवर्तन है, ये आपको भले ही आंखों से नहीं दिखे, पर आप कल्पना कीजिए, जहाँ पहले यही शहर 185 मिलियन लीटर पानी प्रतिदिन पीता था, आज उसको 322 मिलियन लीटर पानी प्रतिदिन मिल रहा है। फिर अगर आप ये कहेंगे कि किसी घर में पानी नहीं जा रहा, सब लोग पानी को तरस रहे हैं, तो मेरा मानना है कि कम से कम ये यथार्थ से तो बहुत दूर है। ये बात बिल्कुल सही है कि जितना अच्छा काम होना चाहिए था, उतना अच्छा काम शायद नहीं हो पाया होगा। ग्वालियर जो है वो प्रगति कर रहा है। इंदौर से तुलना करें तो शायद हम एक कदम पीछे हो सकते हैं, पर कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ नहीं हो रहा, सब गलत हो रहा है, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। और एक बात और बताऊँ मैं आपको, जो शिवराज सिंह जी सरकार की बात अगर है, आज कितनी आलोचना अपन कर लें, पर यह कहने वाला कोई भी नहीं मिलेगा कि शिवराज सिंह जी की सरकार ने कुछ नहीं किया। काम हुए हैं, काम हो रहे हैं, लोग इसको मानते भी हैं, और इसी का भरोसा हमको है कि आने वाले समय में ये जो 2023 में चुनाव जो होंगे उसमें हम जीतेंगे। जहाँ तक चंबल संभाग की बात है, आज तक ग्वालियर में सिंधिया जी सबसे बड़ी चुनौती थे बीजेपी के लिए जी। अब सिंधिया जी जो हैं कांग्रेस में नहीं है, वो बीजेपी के साथ हैं, तो इससे हमारी ताकत बढ़ी है, कांग्रेस कमज़ोर हुई है। ये भी एक कारण है। ये भाई मैंने कहा तो था कि आखिरी सवाल है, पर आपने बात ही ऐसी बोल दी। सिंधिया जी ही ताकत थे, सिंधिया जी हमारे साथ हैं, और सिंधिया जी जिस घर में रहते हैं उसके विधायक सतीश सिकरवार आपके बगल में बैठे हैं। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने क्या कहा, कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत सिंधिया थे जी। ये आप सहमत हैं? अरे भाई, जब अपने घर में ही नहीं जीत पाए तो कैसे सहमत हो जाएंगे? अरे कांग्रेस में थे कि नहीं ताकत? अरे ये तो आपसे सवाल है। अरे मैं पूछ रहा हूँ ना, आप बैठे सीधे बैठे हैं, कांग्रेस ही बैठे हैं, पूछिए क्या सिंधिया जी कांग्रेस की ताकत नहीं थे? अब तो मेरा अब आप मतलब चलिए कोई बात नहीं, चलिए मेरा ये मेरा मानिए
आज काम मेरा मत मानिए, मेरी मतलब मेरा मत मानिए, ये मतलब मेरा व्यू मानिए कि कांग्रेस के पास आज सिंधिया जी नहीं है, इसलिए कांग्रेस कमजोर हुई है और ये हमारी बीजेपी के लिए फायदा रहेगा। कमाल की बात है, कांग्रेस कमजोर हो गई सिंधिया जी के जाने से और मेयर कांग्रेस का बन गया सिंधिया जी के जाने से। बड़ा विरोधाभास है, समझेंगे हम। हाँ, लेकिन अभी ये भी सतीश समझाऊंगा सिकरवार जी के मैं पास आपको, ये भी चलते हैं। समझाऊंगा, हाँ। और सतीश जी आपसे ही जानना चाहते हैं जी वह कुछ बचा ही नहीं आपके पास तो सतीश भाई। जी ऐसा विवेक शेजवलकर जी ने बताया कि ग्वालियर चंबल संभाग में 2018 में जो भी परिणाम था उसका एक बड़ा कारण था कि सिंधिया जी बड़ी ताकत थे। अब सिंधिया विहीन कांग्रेस किस उम्मीद के साथ ग्वालियर चंबल संभाग में चुनाव लड़ेगी? जीतना तो दूर की बात है, ऐसा विवेक जी ने बताया। वो तो बिल्कुल एहसानों से दबे हुए, आप देख रहे हैं ना, स्वयं भी सब कुछ छोड़ने को तैयार है। उन्होंने स्वयं ही कह दिया मुझे अपनी नियति का पता है। आपको देखो ऐसा है, सिंधिया जी के रहते हुए ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस हमेशा कमज़ोर रही, क्योंकि सिंधिया जी चेहरा देख के टिकट दिया करते थे। पिछली बार 10 पार्षद कांग्रेस के जीते थे। सिंधिया जी के जाने के बाद अब 25 और निर्दलियों को मिला के 30 पे पहुँच गई संख्या। और कांग्रेस उनके जाने के बाद महापौर भी कांग्रेस की बनी। सिंधिया जी के जाने के बाद डबरा विधानसभा में भी कांग्रेस जीती। 3 उपचुनाव ग्वालियर शहर में, मतलब ग्वालियर ज़िले में हुए। उपचुनाव में 3 में 2 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती। सिंधिया जी प्लस भाजपा मिला के 1 जीती और सिंधिया जी माइनस कांग्रेस, सिंधिया जी माइनस हो जी। गए। उसके बाद 2 जीते जी तो अब सिंधिया जी के रहते हुए कांग्रेस कमज़ोर थी, लेकिन सिंधिया जी के जाने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिद्ध कर दिया कि कार्यकर्ता मजबूत है और कार्यकर्ता मजबूत रहेगा। उन्होंने सिद्ध करके दिखाया, ये ऑन रिकॉर्ड है कि सिंधिया जी के जाने के बाद हमने नगर निगम में भी बढ़त मारी। सिंधिया जी के जाने के बाद हमने 3 में से उपचुनाव में 2 उपचुनाव जीते, डबरा जीता, ग्वालियर जीता। और आने वाले 2023 में पिछली बार कांग्रेस ने 5 सीटें जीती थी ग्वालियर ज़िले में, 6 में से। अब की बार 6 की 6 सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ, जनता आज कांग्रेस के साथ है, क्योंकि पिछले 18 सालों में जो महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, आम आदमी की कमर टूट गई। 2 वक्त की रोटी भी चैन से नहीं खा पा रहा है। मरीजों को दाल का पानी दिया जाता था, अब आम जनता दाल का पानी पी रही, क्योंकि दाल गायब हो गई, इतनी महंगाई हो गई। टमाटर गायब हो गई। स्थिति है कि आम आदमी चटनी से भी रोटी नहीं खा पा रहा। हरी मिर्ची इतनी महंगी हो गई कि पहले चटनी से भी रोटी खा लेता था। अब दिन पे दिन महंगाई के कारण ये लाडली बहना शिवराज जी ने स्कीम चलाई है, अच्छी बात है, स्कीम चलना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा कि पूरा का पूरा पैसा सरकार बनाने के लिए 1 तारीख 10 तारीख को डाला जा रहा है। नगर निगम का चूंकि क्षतिपूर्ति का पैसा बंद हो गया, सभी विभागों में काम अब लगभग ठप हो गए और आने वाले समय में ठेकेदार काम नहीं करेंगे। तो आने वाले समय में मध्य प्रदेश का विकास भी मेरे को लग रहा है। और डूबेंगे सनम, आपको भी ले डूबेंगे। जो नई सरकार आएगी उसको भी चला पाएगी कि नहीं चला पाएगी, मुझे तो उसका दिख रहा है। इतना कर्ज रोज सरकार ले रही है, हर 7 दिन में 8 दिन में कर्ज ले लेके प्रति व्यक्ति आज के समय में मध्य प्रदेश में 50 डरा किसको रहे हो? शिवराज जी को डरा रहे हो या कमलनाथ जी को डरा रहे हो? भाई आप ही बता रहे हो प्रदेश का ऐसा हो जा रहा, अब जो नई सरकार आएगी वो भी चला पाएगी नहीं चला पाएगी, मैं तो इस बात की चिंता में हूँ। तो और कमलनाथ जी इसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने रात दिन लगे हुए हैं। बीज ऐसे बोके जा रहे हैं जी माननीय शिवराज जी। सनम आपको भी ले अच्छा एक बार बताओ, कमलनाथ जी जो है वो नारी सम्मान योजना के तहत 1500 रुपए देने का वादा कर रहे हैं जी। शिवराज जी के 1000 रुपए देने से आपको लग रहा है कि क्या तबाही हो रही है, और कमलनाथ जी 1500 देंगे, उसमें क्या आबादी आ जाएगी? अब ये परंपरा चली है तो ये परंपरा चलेगी। शिवराज जी 3000 करेंगे तो कमलनाथ जी 4500 कर देंगे जी। तो परंपरा है, अब चल गई तो चल गई। चलिए तो उस परंपरा को छोड़ते वापस ग्वालियर के संदर्भ में आते हैं सतीश जी।
ग्वालियर पे आइए। और सतीश जी आपसे समझना ये चाहते हैं कि भाई 15 महीने जो कमलनाथ जी की सरकार रही, उसने ग्वालियर चंबल अंचल में कुछ ऐसा किया जिसके आधार पे एक उम्मीद जगे कि भाई इस सरकार को वापस आना चाहिए? ग्वालियर चंबल संभाग में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने 15 महीने तो उनको मिले नहीं, 2 महीने 2.5 महीने लोकसभा चुनाव में आचार संहिता में चले गए, 10-12 महीने उनको मिले। लेकिन 10-12 महीने में उन्होंने जो काम करके दिखाया, शुद्ध के लिए युद्ध, लोगों को मिलावटखोरों को नकेल डाल के रखी। जब तक शिवराज जी की सरकार रही, नकली घी नकली तेल बनाने वाले रोज़ सरकार उन पर कार्रवाई होती थी बड़े पैमाने पे, और जितने भी भूमाफिया थे बड़े पैमाने पे कार्रवाई हुई। आपने देखा होगा जेसीबी हमारे देवी मंगला सामने 9 एकड़ भूमि थी जिसकी कीमत करोड़ों रुपए है, वो भूमि सरकार पे ही मुक्त। ऐसी एक नहीं, हजारों खजाने में जाएगा, सरकार के पास है, सरकार के कब्जे में है। तो निश्चित मानिए कमलनाथ जी ने गांव में 1000 गौशाला खोली। आज वो गौशालाओं की क्या स्थिति है? जो गौ माता की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने, वो सरकार सब जगह गौशाला बंद पड़ी है। किसी गांव में गौशाला तो खुली हैं, लेकिन एक भी गाय नहीं है, चारा नहीं है, भूसा नहीं है, वहाँ गाय नहीं है और न वहाँ व्यवस्थापक हैं। तो जो कमलनाथ जी ने काम किया 15 महीने में, ऐतिहासिक काम हुआ है। हमारी जो विधवा बहनें हैं, हमारे मंदबुद्धि बच्चे हैं, विकलांग हैं, उनकी 300 रुपये पेंशन मिलती थी, लेकिन शिवराज जी आते ही उन्होंने 600 रुपये की। आज भी 600 ही मिल रही है। अब मैं सुन रहा हूँ 1000 हो रही है, कब होगी तो बढ़ेगी, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अभी 600 ही मिल रहे हैं। वो भी कमलनाथ जी ने की थी 15 महीने, कमलनाथ जी ने 15 महीने में की। शिवराज जी ने अभी 3 साल में भी 600 के 1000 नहीं किए। वो बेचारी विधवाएं, हमारे मंदबुद्धि बच्चे, विकलांग, सभी अभी भी 600 रुपये में अपना गुजारा कर रहे हैं। उनका गुजारा होगा क्या? तो और शिवराज जी ने अब शिवराज जी जो घोषणा करते आए, 18 साल में लगभग 23,000 घोषणाएं उन्होंने की हैं। उनमें से 23 घोषणाएं भी पूरी नहीं हुई। 2200-2300 घोषणाएं ऐसी हैं कि जो अभी तक धरातल पे नहीं है, आई नहीं है, ना आ पाएंगी। और ये घोटालों की सरकार है। हर चीज़ में जहाँ हाथ डालोगे आपको घोटाला मिलेगा। चाहे सतपुड़ा में हाथ डालो तो सतपुड़ा अग्निकांड घोटाला हो गया, आपने महाकाल लोक घोटाला हो गया, पटवारी भर्ती घोटाला हो गया, पुल पुलिया डैमों में घोटाला हो गया। पिछली बार बरसात हुई, सारे पुल पुलिया बह गए, डैम बह गए। तो ये सरकार घोटालों की सरकार है, हर जगह घोटाले घोटाले। और आप समझो स्थिति ये है कि मध्य प्रदेश में अब घोटालों की सरकार चल रही है। मैं देवेंद्र जी के पास जाऊं उससे पहले एक बात जानना चाहता हूं। आपने बताया कि 23,000 घोषणाएं की, 23 घोषणाएं भी पूरी नहीं की, पर इसके बावजूद भी 2008 में जीत गए, 2013 में भी जीत गए। 2013 में भी ऐसे नहीं हारे कि आप उन्हें बिल्कुल खारिज कर दो। तो बताना क्या चाहते हो सतीश सिकरवार जी, आप मध्य प्रदेश की जनता क्या समझ है? अरे ये साथ देती है, कांग्रेस का भी साथ दिया था, 50 साल कांग्रेस किया और 10-15 साल को देख लिया, अब इनको दिखाएगी अब रास्ता सही। मतलब समझ की कमी है जनता को, किसी को भी साथ दे देती है, ये कहने का देखा कि अब करेंगे, अब करेंगे, उम्मीद थी कि अब करेंगे, अब करेंगे, अब करेंगे, लेकिन अब कर ही नहीं रहे। तो अब जनता तो बदलाव करेगी ना, जनता बदलाव करेगी। देवेंद्र जी आपके पास आना चाहता हूँ, कितनी आज़ादी महसूस कर रहे हैं, ये जानने में दिलचस्पी, थोड़ा बताओ ना। नहीं, आज़ादी की जहाँ तक बात है, आज़ाद भारत में हम रहे हैं और आज़ाद भारत में ही हमारा जन्म हुआ और शुरू से हम लोग आज़ाद ही रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि आज जो कार्यकर्ता सुकून महसूस कर रहा है वो शायद पहले नहीं कर पाता था। तो देवेंद्र जी ये बात समझने की है, भाई जिस आदमी के चलते इतनी घुटन थी, जिस नेता के चलते इतनी परेशानी थी, जिस नेता के चलते इतनी कमजोरियां थीं, उसको पार्टी क्यों बर्दाश्त करती रहे? भाई पार्टी छोड़कर तो सिंधिया जी गए, पार्टी नेतृत्व ने तो सिंधिया जी को बाहर का दरवाजा ना दिखाया, तो थोड़ा रोशनी मिले ना आपसे। नहीं, वो जो है ना, हाँ, वही मैं आपसे कह रहा हूँ
कि उनका महिमा मंडित जो करते थे, जितना उनको महिमा मंडित किया गया जी पार्टी के द्वारा उतना था नहीं। कार्यकर्ता जो है प्रमुख होता है हर पार्टी का, जी चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, और कार्यकर्ता की ताकत से बनती है पार्टी। जी और वो बात हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिखा भी दी आपको, जी जो 2-3 वर्ष में, और लगातार हम देख रहे हैं ऐसा कि पहले हम 5 जीते थे जिले में, अब 6 जीतेंगे। जी तो ये कार्यकर्ता का विश्वास और मजबूती से जो काम कर रहा है, उससे उस बात को लेके कह रहे हैं आपसे। तो अचल जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। सतीश सिकरवार जी ने तो कह दिया 50 साल कांग्रेस को जिता लिए थे, 15-20 साल इनको जिता लिए, जिताओ किसको अभी भी, पर ग्वालियर की हालत को लेकर आप क्या कहेंगे? कोई भी जीते, ग्वालियर आज भी उन्हीं परेशानियों के बीच में है। तंग गलियां आज भी ग्वालियर की पहचान। बातें बड़ी बड़ी, लोहिया बाजार आज तक शिफ्ट नहीं हो पाया। इतने बड़े बड़े नेता कहाँ से कहाँ पहुँच गए, पर दाल बाजार आज भी वहीं के वहीं पे है। पानी को लेकर संकट आज भी वहीं पे है। विवेक शेजवलकर जी ये बोल रहे हैं काम तो हुआ, उतना नहीं हुआ। थोड़ा रोशनी मिलेगी। ग्वालियर काम चाहता नहीं, या नेता मानता है कि काम करने की जरूरत क्या है जब वैसे ही जीत जाते हैं? ग्वालियर काम तो चाहता है। हेलो हेलो, एक मिनट, ग्वालियर की बात होते ही माइक भी बंद हो गया। अरे माइक दूसरा दे दो ना। ये ले लो ना आप। चलिए ये खोल जी। दीजिए। चलिए ठीक है। द्विवेदी जी धन्यवाद आपका। ग्वालियर की जनता का जहाँ तक सवाल है, ग्वालियर की जनता ही नहीं पूरे देश की जनता विकास चाहती है, और ग्वालियर की जनता तो विकास के लिए तरस रही है। एक ज़माना था 1984 के समय जब माधवराव सिंधिया कांग्रेस में आए थे, जी तब कहा गया था कि ग्वालियर विकास की मुख्य धारा में शामिल हो गया है, और ऐसा महसूस भी किया गया। रेलवे के क्षेत्र में तमाम सारे काम इस अंचल में हुए, लेकिन यहाँ का जो विकास है वो विकास शाही विकास होता है, ऊपर की तरफ जाता है, नीचे की तरफ नहीं जाता है। और ये दुर्भाग्य ग्वालियर का है, जनता का नहीं है। ग्वालियर का दुर्भाग्य ये है कि चूंकि यहाँ पर कोहिनूर हैं, चमकने वाले हीरे हैं, 100 पीस नेता हैं, तो वो जिस पार्टी में रहते हैं वहाँ ऊपर तो चमकते हैं लेकिन नीचे अंधेरा कर देते हैं। और वो उजाला जो था ऊपर वाला भारतीय जनता पार्टी के पास आ गया है। हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम ग्वालियर के लोग हैं। इस ग्वालियर में 50 साल तो मुझे हो गए जी। 50 साल में सुनियोजित ग्वालियर के विकास की तमाम सारी अवधारणाएं, तमाम सारी परिकल्पनाएं, जिसमें मैं बार बार सेजवलकर जी के स्वर्गीय पिताजी का भी नाम उसमें लेता हूँ, शीतला जी का भी लेता हूँ, इंदापुरकर जी का भी लेता हूँ। नए ग्वालियर की बात हुई 1977 से चल रही है जी। ग्वालियर को दिल्ली राजधानी परिक्षेत्र में शामिल करने की बात हुई, तमाम सारे सर्वे कराए गए। जिस अभी पिछले सत्र में जिस 500-550 करोड़ के हवाई अड्डे की बात की जा रही थी, ऐसा हवाई अड्डा नया ग्वालियर जो प्रस्तावित ग्वालियर था हमारा तिगरा क्षेत्र में, वहाँ 1000 करोड़ का हवाई अड्डा बनना था, आज तक नहीं बना। मुश्किल ये है कि यहाँ पर जो प्राथमिकताएं विकास की हैं वो सतही नहीं है। अभी जो बात हो रही थी उसमें मैं फिर वही कहता हूँ कि इस शहर में आम जनता को चलने के लिए सिटी बस नहीं है, लेकिन 5000 करोड़ का हवाई अड्डा जरूर बन रहा है। भाई आप इंदौर से, भोपाल से, उज्जैन से, जबलपुर से प्रतिस्पर्धा क्यों नहीं करते विकास के मामले में? सरकार कांग्रेस की है चाहे भारतीय जनता, सवाल है बड़ा महत्वपूर्ण है विवेक जी, इसमें आपका हस्तक्षेप चाहिए मुझे। विवेक जी जब महापौर थे, मुझे अच्छी तरह से याद है, विवेक जी ने पूरी इच्छा शक्ति से इस शहर को रोपवे देने की कोशिश की, जो उनके पिताजी के समय की कल्पना थी। 18 साल तब नहीं बन पाया, और विवेक जी आए, 2 बार आए, चले गए, सांसद हैं हमारे, आज भी वो नहीं बन पाया। संकट ये भले आदमी है, और भला आदमी श्रेय लूटने के चक्कर में नहीं रहता। ये शिलान्यास कराएं तो वो श्रेय लूटते हैं। करके अभी 10 महीने पहले तक कांग्रेस में हमारे दोनों केंद्रीय मंत्री आपस में लड़ते हैं। उनका कार्यकर्ता बयान देता है कि ये इनने, सिंधिया जी ने इसके लिए बनवाया, इनका बयान देता है कि नरेंद्र सिंह तोमर ने बनाया। तो ये शहर तो कबड्डी का मैदान बना हुआ है। विकास जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो रहा है। योजनाएं आई हैं,
पैसा सेंक्शन हुआ है, लेकिन धरती पर कुछ नहीं दिखाई धरती पर दे कुछ नहीं हुआ। विवेक जी, आपका सुझाव। देखिए मैं थोड़ा इसमें और एक थोड़ी जानकारी देना चाह रहा हूँ। देखिए जी पिछले अगर 20-25 साल का अपन ग्वालियर का अपन देखें इतिहास, जी विकास की बात अपन कर रहे हैं और अपन इंदौर से तुलना करते हैं। जब मैं पहली बार जब महापौर बना था 2005 में, उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन आया। जी वो इंदौर में आया, जबलपुर में आया, भोपाल में आया, उज्जैन में भी आया। जी वो मौका ग्वालियर को नहीं मिला जी और वो लगभग हर एक शहर में 3-3 हज़ार करोड़ की योजना थी और उसमें कोई कंपटीशन नहीं था, कोई उसमें कंट्रीब्यूशन की बात नहीं थी। वो मौका अपन चूके अपने पास नहीं आया वो। जी उसके बाद में जो कुछ थोड़े प्रोजेक्ट ग्वालियर में आए हैं, उसमें एक तो प्रोजेक्ट उदय के रूप में कोई 130-35 करोड़ रुपए आया होगा और उसके बाद में अभी जो बड़ी योजना आई थी अमृत के माध्यम से, जिसमें सीवेज और पानी के लिए जो योजना थी, और अब अमृत 2 आ रही है। मतलब आप ये कल्पना कीजिए कि आज जिस शहर के पास आज से 15-20 साल पहले 2000-3000 करोड़ की योजनाएं प्रारंभ हो जाए, उनसे अगर अपन तुलना करना चाहते हैं तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं इसमें हम पीछे तो हैं इस कारण। ये एक पहली बात। और दूसरी बात जो ये कि बाकी जो भी काम सतही की बात आप कर रहे हैं, ग्वालियर में मेरा ये मानना है कि जितना मलिन बस्तियों में काम हुआ है, जितना गंदी बस्तियों में काम ग्वालियर में हुआ है, उतना काम किसी शहर में नहीं हुआ। जहाँ पर अधिकतर वो पिछड़े वर्ग के लोग और गरीब बस्ती रहती है, सबसे ज़्यादा काम अपने यहाँ हुआ है। और मैं माननीय पलेह जी के समय से बात कर रहा हूँ, आज भी चाहे पहाड़ी पर मकान हो, चाहे कहीं कॉलोनी बस गई हो, वहाँ पर सीवर लाइन भी गई है, वहाँ पीने का पानी भी गया है। सारी जो सुविधाएं जो हैं इन सारे स्क्वेटर्स में, और जिनको अपन ये गंदी बस्तियाँ कहते हैं, उसमें मिली हैं। ये ग्वालियर की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उसके बाद में जो विकास के यहाँ पर 2 योजनाएं आई हैं, उसमें जो मैंने शुरू में आपको बताया। विवेक जी, मैं बीच में रोकता हूं आपके दावे के बीच में। मेरा सवाल था लोहिया बाजार अभी तक शिफ्ट क्यों नहीं हो पाया। मेरा सवाल है दाल बाजार के संदर्भ में व्यापारियों को माकूल जगह क्यों नहीं दे पा रहे। आप इसका उत्तर दें। आप जिस स्वर्ण रेखा नदी की बात होती थी, आज उसको जनप्रतिनिधि सार्वजनिक मंचों से स्वर्ण रेखा नाला कह के संबोधित कर रहे हैं, और इस पर भी आप यहाँ पे गर्वित होकर बोल रहे हैं कि जितना काम यहाँ पर हुआ, मलिन बस्तियों में काम हुआ, नदी को नाला बना दिया। ये गर्व का विषय हो सकता है ग्वालियर के लिए। नहीं, मैं इसके लिए गर्व की बात बिल्कुल नहीं कर रहा। और जहाँ तक स्वर्ण रेखा नदी का बात है, वो नई नदी ही है, इसको हम सब नदी मानते हैं। और स्वर्ण रेखा नदी को उसमें शुद्ध पानी बहे, इसके लिए कोशिश भी हुई है, कई प्रोजेक्ट्स भी आए हैं, हमें कई सफलता मिली है, कई सफलता नहीं मिली है। ये बात ये कि आज स्वर्ण रेखा शुद्ध नहीं हुई है, पर यह भी बात उतनी सही है कि आज जितनी गंदगी स्वर्ण रेखा नदी में आती थी, 70% उसमें कमी आई है। और जो काम अधूरा रह गया है, वो मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में हमको जो मौका मिलने वाला है और जो मौका मिलेगा उसमें जरूर करेंगे। पर ये बात निश्चित है कि स्वर्ण रेखा नदी में गंदगी हटे, पानी अच्छा बहे, ये हमारे एजेंडे पर है और इसके लिए आगे भी हम कोशिश करेंगे। सतीश जी, ये पहली है, इतने बड़े बड़े जनप्रतिनिधि ग्वालियर से चुने जाते हैं। नरेश सिंह तोमर जी अभी यहाँ पर बैठे थे, आप भी उस समय नहीं थे। उन्होंने बताया कि देश के 10-10 बड़े मंत्रालयों में सफलतापूर्वक काम करने का मौका मिला, वो ग्वालियर से सांसद रहे। विवेक जी पीढ़ी दर पीढ़ी सांसद और मेयर हैं। ऐसे अनूठे उदाहरण देश में शायद ही कहीं मिले। इनके पिताजी भी मेयर रहे, आप भी मेयर, पिताजी भी सांसद, आप भी सांसद। अटल जी जैसी शख्सियत यहाँ से सांसद रही, माधवराव सिंधिया यहाँ से सांसद रहे। इसके बावजूद भी ग्वालियर एक विकसित शहर के स्थान पर कस्बे में तब्दील होता जा रहा है। क्या कहते हैं आप, इसमें गर्व या शर्म की अनुभूति? क्योंकि ऐसा है कि आरोप प्रत्यारोप लगाने से ग्वालियर का विकास नहीं हो सकता जी। ग्वालियर के विकास की वास्तविक चिंता करनी है तो हमको दलगत भावना से ऊपर उठकर इस पर विचार करना पड़ेगा। माननीय सांसद जी के नेतृत्व में सभी मंत्रियों को, चाहे वो केंद्र के मंत्री हों, राज्य शासन के मंत्री हों, विधायक हों, विकास इसलिए नहीं हो सकता कि मैं पिछले विधायक हूँ। जिला योजना समिति की बैठक महीने 2 महीने में होती थी जी। विवेक जी बैठे हुए हैं, विवेक जी के सामने कहता हूँ दिशा की बैठक तो होती है जी, विवेक जी जिसके संरक्षक हैं, लेकिन जिला योजना समिति की बैठक आज तक नहीं हुई। आज तक विधायकों को नहीं बुलाया, पूछा भी नहीं है कि जिला योजना समिति की बैठक में ग्वालियर का विकास करना है तो हमें क्या करना है जी। तो जब तक इसलिए दलगत भावना से ऊपर हम उठकर हम ग्वालियर के बारे में चिंता नहीं करेंगे, ग्वालियर के विकास के बारे में हम बैठ के योजना नहीं बनाएंगे। सभी जनप्रतिनिधि, चाहे वो कांग्रेस के हों, भाजपा के हों, अन्य दलों के हों,
उनको बैठ के ग्वालियर के बारे में विचार करना पड़ेगा, रोड मैप तैयार करना पड़ेगा, हम ग्वालियर को कैसा चाहते हैं। अभी जो अधिकारी आते हैं वो वैसा अपना साल 1.5 साल 1 साल रहते हैं, वो अपने हिसाब से शहर को चलाते हैं, दूसरा आता है वो अपने हिसाब से चलाता है। नेताओं को इतना फुर्सत नहीं है कि वो 1 4 5 6 8 10 घंटे 1 दिन 2 दिन लगें, लेकिन ग्वालियर के बारे में चर्चा करें, ग्वालियर के विकास के बारे में चर्चा करें, हम क्या चाहते हैं ग्वालियर में। क्या चाहते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बात सतीश सिकरवार जी कर रहे हैं। और बोल रहे हैं नेताओं के पास इतनी फुर्सत भी नहीं होती है। थोड़ी मदद हम लोग कर देते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, जनता के बीच जाते हैं। ग्वालियर के लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे साथ सम्मानीय सांसद हैं, हमारे साथ सम्मानीय सतीश सिकरवार जी हैं, हमारे साथ सम्मानीय डॉक्टर देवेश शर्मा जी हैं और साथ ही राकेश अचल जी हैं। आप में से जिसके मन में जो सवाल इन जनप्रतिनिधियों के लिए हो तो हमारे साथी यहाँ आपके बीच में मौजूद, आप हाथ उठा करेंगे तो वो आपके पास पहुंचेंगे। आप में से है किसी के पास कोई सवाल? क्या सवाल है आपका? जी, मैं डॉक्टर आकाश पुरोहित बात कर रहा हूँ यहाँ से। जी, मैं आयुर्वेदिक कॉलेज का छात्र अध्यक्ष भी हूँ। कि सर मेरा ये एक सवाल है, जैसा कि अभी नरेंद्र सिंह तोमर सर आए थे, उन्होंने बोला कि जो भी केंद्र की नीतियाँ होती हैं उनमें मध्य प्रदेश सबसे पहले उनको लागू करता है। तो सर जो आयुष की कुछ नीतियाँ हैं जिसके ऊपर बीजेपी ने बहुत वाहवाही भी लूटी है ये मैं मानता हूँ, सभी मानते हैं कि आयुष में बीजेपी ने बहुत काम किया, बट सारे अगर राज्यों को देखा जाए हुआ उसमें में कहीं भी कुछ सुविधाएं या फिर जनता को, आम जनता को और डॉक्टर्स को अगर नहीं मिल पा रही हैं तो वो ग्वालियर में मिल पा रही हैं। सरकार सतीश सिकरवार सर का जब घोषणा पत्र आया था चुनाव से पहले तो उसमें एक पॉइंट था कि आयुर्वेद हॉस्पिटल के बारे में। सब मैं सर से कहना चाहूँगा, सर के बहुत बार हम जा भी चुके हैं, आज तक सर ने 5 साल मतलब होने को आ गए पूरे, एक बार भी कोई भी विधायक या कोई भी आयुर्वेद हॉस्पिटल की देखने गया हो कि मरीजों को सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं, या फिर आयुर्वेद के बारे में क्षेत्र में कुछ चीज़ें हो पा रही हैं या नहीं। पूरे शहर में केवल एक बोर्ड भी नहीं होगा आयुर्वेद हॉस्पिटल का कि हमारे क्षेत्र में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है कहाँ। जी सतीश जी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, कई बार गए, जाते रहते हैं समय पे। वहाँ के प्रिंसिपल है महेश शर्मा जी, उनको पता है। अब जो बच्चे हैं इनको पता नहीं है, मैं जब जाता हूँ तो ये नहीं रहते होंगे। और कई बार गया हूँ, गणेश जी की आरती करने भी गया हूँ, ये लोग बुलाते हैं तब भी जाता हूँ, माता की आरती करने भी जाता हूँ। लेकिन सरकार की क्या मंशा है और सरकार आयुर्वेद के बारे में क्या चाहती है ये तो सरकार तय करेगी जी। और हमारा जो सहयोग है हम सहयोग करेंगे, लेकिन करना कुल मिला के सरकार को ही है जी। आयुर्वेद को बढ़ावा, ये बात सही है कि लोगों के मन में आयुर्वेद के प्रति जागृति बढ़ी है और लोग एलोपैथी से ज़्यादा आयुर्वेद पे भरोसा कर रहे हैं। लेकिन वो बात भी सही कह रहे हैं, धीरे धीरे आयुर्वेद की डिस्पेंसरियाँ बंद हो रही हैं और जबकि बढ़ना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद की तरफ लोगों का लगाव बढ़ा है, आयुर्वेद की तरफ लोगों का आकर्षण बढ़ा है। वो तो बात ठीक है सतीश जी, पर आपने अपने घोषणा पत्र में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के लिए कोई बात कही थी। इन 3 साल में अपने घोषणा पत्र के अनुरूप आप कुछ कर पाए या एक और मौका दो तब कर दूंगा? नहीं, जितना अपने बस में हुआ बचा खोचा सरकार कर दे। जो योजनाएं की आप बात कर रहे हैं और किनका क्रिया ग्वालियर के लिए सुविधा। मेरा प्रश्न है, माननीय और पूर्व महापौर भी बैठे हैं, एक जमाने में इस के अस्पताल है बंद कर दी है, निगम के वो भी निगम सरकार पे चल रही है और सरकारी निगम में जो अधिकारी बैठे हैं वो सरकार के ही अंग हैं और सरकार बदलो तो ही समाधान। सरकार की जो होती है, सरकार की मंशा के अनुरूप, चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे नगरीय निकाय हो, तो स्पष्ट हो भी रहा है।
काम चल रहा है, लेकिन सब संसाधनों पे सरकार पे निर्भर है। सरकार पता है नाम आ रहा है तो वो नगर निगम पे नहीं आ रहा, सीधा स्मार्ट सिटी कर रही है। तो कई चीजें परेशानी भी आई है नगर निगम तो महापौर थे जी के टाइम जी सही नहीं कर पा रही, क्या पड़ा इसके टेंडर मुश्किल में हुआ, मेंटेनेंस का भी काम नहीं हुआ। बहुत सारी चीजें क्या है, जाने की से भी दिक्कतें हो रही हैं और पता नहीं किसकी मंशा नहीं है, शहर अंधेरे में रह तो बहुत सारी समस्याएं हैं। और सतीश जी बड़ी उलझन में है, समाधान वो बार बार एक ही दिशा में इशारा करते हैं, बोले सरकार तो सब करते नहीं नहीं स्मार्ट सिटी में चली लाए और सिटी का है। छोटे सवाल ले रहा हूँ, एक साथ फिर जवाब साथ हो जाएंगे जी। जालिद जो भी जिम्मेदार प्रतिनिधि है, मेरा सवाल उनसे ये है कि ग्वालियर में रोजगार को लेकर एक अजब गजब की स्थिति बनी हुई है। जो युवा है रोजगार नहीं जाते, यूनिवर्सिटीज कॉलेज में पढ़ते हैं और पढ़ाई एक असमंजस है कि क्या कोई जॉब जाए या कोई कंपटीशन जो एग्जाम है उसकी प्रक्रिया बहुत ही मतलब मध्य प्रदेश में बहुत ही स्लो है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण से रुकावटें उनमें आ जाती हैं, पटवारी भर्ती हुई और वहीं से 1000 स्टूडेंट सिलेक्शन होते हैं और साथ ही टॉपर वहीं से निकल कर आते हैं। तो वहीं से जो अगला सवाल ले लेता हूं। सवाल का सीधा उत्तर आपसे ही लेना है कि भाई आपकी सरकार रहते हुए ये बात सरकार की स्थिति वो बहुत अच्छी नहीं है। अनेक को इंडस्ट्रियल एरिया इसके आसपास डेवलप हो रहे हैं, कुछ रोजगार जरूर मिल रहे हैं, पर जिस तरह रिक्वायरमेंट ग्वालियर की है उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। कुछ उद्योग वालों से बात भी की जा रही है कि यहाँ पर आकर के उद्योगों पर लगाएं। कई सारी ऐसी योजनाएं सरकार की चल रही हैं, प्रदेश सरकार की भी चल रही हैं, उसके माध्यम से जो मदद जितनी पूरी तरह से मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही, इसमें और प्रयास की जरूरत है। इसका मेरा मानना है। जी इधर आगे की तरफ भी जरा देख लो भाई, आगे भी लोग बैठे हैं। सर मेरा हाँ इधर जी सर ग्वालियर के लिए रोज़गार के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जो है ग्वालियर में रोज़गार नहीं है, जीरो के बराबर हैं। 4 केंद्र 2 मंत्री केंद्रीय मंत्री सारे मंत्रालय यहीं हैं, लेकिन रोज़गार के लिए हमारे आपके बच्चों के लिए दिल्ली जाना पड़ता, आगरा भी चले जाएंगे तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ के लिए जेसी मिल के लिए किसी ने नहीं सोचा। जेसी मिल बंद पड़ी हुई है, किसी ने नहीं सोचा कि जेसी मिल चालू हो जाए। लेकिन अब एक थोड़ा उदाहरण दूंगा, मैं पूर्व रेलवे कर्मचारी हूँ और सिथौली स्प्रिंग कारखाने से रिटायर हुआ हूँ मैं। तो बड़े महाराज सिथौली कारखाना बनाया था, आज तक सिंधिया जी देखने तक नहीं गए कारखाना कैसा है कैसा नहीं है, और उसमें अगर वो चाहें तो कम से कम रेलवे से कनेक्टेड प्रोजेक्ट लगा सकते हैं और रोजगार मिल सकता है ग्वालियर के ग्वालियर में। रोजगार को लेकर उनका सवाल है, इसको लेकर कुछ कहेंगे विवेक जी? रोजगार करने की जो मेरा सवाल, मैंने अभी शुरू में बात बताई है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और अब बाहर इसलिए भी जा रहे हैं कि वहाँ बेटर अपॉर्चुनिटी है, अपने आप वो बेटर नहीं है, वहाँ बेटर इसलिए जा रहे हैं। एक मैं बीच में हस्तक्षेप करना चाहूंगा विवेक जी। एक समय 1984 में मदर ऑफ सिंधिया जी गुना से रुक कर ग्वालियर की ओर आए और एक व्यक्ति की इच्छा शक्ति ने मालनपुर जैसे औद्योगिक केंद्र को यहाँ पर बनते हुए दिखाया। कितने ही संस्थान उनके प्रयासों के चलते उस समय पर हमने स्थापित होते हुए चालू होते हुए देखे। जो भारतीय जनता पार्टी इस ग्वालियर से पालित पोषित हुई, उस परंपरा को आगे क्यों नहीं बढ़ा पाई? ये सवाल लोगों के जहन में आता है, कोई उत्तर देंगे आप? नहीं, मालनपुर का भी विस्तार भारतीय जनता पार्टी
निर्धारित किया है। जी हमारे महापौर जी ने चुनाव में वायदा किया था कम कराने का, और महापौर जी ने परिषद में तय भी किया है और फूलबाग पे एक बहुत बड़ा धरना भी दिया था, इसमें हजारों व्यापारी शामिल हुए थे। जी लेकिन गार्बेज शुल्क इन बड़े बड़े शहरों से यहाँ ज़्यादा लग रहा है, इसको कम कैसे किया जाएगा, ये आदरणीय सरकार में बैठे हुए की बदौलत बैठी हुई है, ऐसा लोग मानते हैं। ये बात आपकी गार्बेज शुल्क का बहुत तक आप विवेक जी, आप जैसा अनुभवी राजनीतिक यहाँ का सांसद है, अगर आप एक फोन शिवराज जी को कर देंगे तो मानते हैं इतने वजनदार और इतने अनुभवी राजनेता की बात को अनसुना नहीं किया जाएगा? फोन की बात आप नहीं फोन है। करने में इतना डरते क्यों हैं? नहीं, फोन की बात नहीं है। देखिए, ये आखिरकार वित्त का मामला होता है, नगर निगम की इनकम का मामला है, तो उस पर विचार करते, इसमें सब विचार करके होगा। केवल किसी के अब तो हो ही जाता, बड़े बड़े लोगों ने किए, मैंने कहा कोई नहीं किए, सबने किए हैं फोन। अरे आपसे बड़ा कौन है ग्वालियर के संदर्भ में? मेरे से बड़े लोगों ने भी किए। थोड़ा हमें पता तो चले किस किस को आप बड़ा मानते हैं। अब बाद में बताऊंगा आपको। चलिए हम आखिरी सवाल लेंगे दिनेश जी। आदरणीय सांसद महोदय से मेरा प्रश्न है कि मैं एडवोकेट हूँ। लास्ट समय 5 साल पहले जी की सरकार में अध्यादेश लाया गया था अधिवक्ता संरक्षण कानून के लिए, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए। तो आज तक उस पर कोई अध्यादेश लाने के बाद बिल नहीं आया। क्या आप अधिवक्ताओं को संरक्षण देने की सोच रखते हैं? क्योंकि अधिवक्ता एक ऐसा वर्ग है, एक व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए लड़ जाता है, दूसरा व्यक्ति का वो कहीं ना कहीं शिकार हो जाता है। तो ऐसी दशा में अधिवक्ताओं के साथ घटना होना लाजमी है। क्या आप आगामी समय में एडवोकेट प्रोटेक्शन की बात करते हैं, लाएंगे जी? या फिर मेरा माननीय सतीश सिकरवार जी से, विधायक महोदय से भी निवेदन है, वो हमारे बीच के अधिवक्ता हैं, वो अगर सरकार आती है तो क्या इस बात को उठाएंगे? पहले विवेक जी से। देखिए, आपने जो मुद्दा उठाया बिल्कुल वाजिब है, और इसके पहले शायद हो सकता है मेरे ध्यान में ये बात नहीं आई हो, आप ये बात ध्यान में लाए हैं। इसके बारे में आप मुझे आकर पूरा ब्रीफ करेंगे तो मैं शिवराज सिंह जी की सरकार से भी, और ज़रूरत होगी तो केंद्र सरकार में भी आपका मुद्दा उठाने की पहल जरूर करूँगा। तो ये विवेक जी का कहना है। सतीश जी, आपसे भी उम्मीद बंधी हुई है लोगों की, आप सरकार में आ सकते हैं, कुछ कहेंगे? नहीं आएंगे। नहीं आएंगे? आएंगे, ये कह रहा हूँ आएंगे, और सरकार में आएंगे। और हमारे एडवोकेट जी ने, वकील साहब ने जो प्रश्न किया है, वो एक्ट का पालन पूरी तरह होगा जी, उस पर अमल किया जाएगा और अधिवक्ताओं को पूरी तरह संरक्षण दिया जाएगा। तो पूरा संरक्षण देंगे। सतीश जी का ये कहना है, क्योंकि सतीश जी खुद भी अधिवक्ता हैं। जी, वैसे हमने आखिरी सवाल कहा था, पर जनता की तरफ से आग्रह है एक सवाल के लिए और। जी सर, मेरा सवाल माननीय सांसद जी से है और विधायक जी से है, और मैं सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ इस सवाल की ओर। सर, परसों की एक घटना है, मुरार में विधायक जी का क्षेत्र भी है, 7 नंबर से गौशाला की तरफ जाते हैं, वहाँ पे सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है। तो वहाँ पे कम से कम मास में 25 से 30 पेड़ काटे गए हैं, जो फलदार पेड़, कोई जामुन का था, कोई बरगद का था, इतने मतलब बहुत घने पेड़ वहाँ काटे गए हैं। क्या उन पेड़ों के ट्रांसपोर्टेशन या उनको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करने का ऐसा कोई नहीं था? और आगे अभी 25-30 काटे गए हैं, आगे कम से कम 50 से 60 पेड़ उस लाइन में है जिनको भी काटा जाना है। मेरे पास फोटो है, ये परसों की ही घटना है सर। जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? जी सतीश जी। ऐसा है, सड़कों का चौड़ीकरण भी अत्यंत आवश्यक है। एक्सीडेंट हो रहे हैं, दुर्घटना हो रही हैं, लोगों की जान जा रही है, और उसमें जो पेड़ आ रहे होंगे तो एक पेड़ के बदले 10 पेड़ लगाए जाते हैं। तो एक पेड़ अगर मानो हटाना पड़ता है तो उसके एवज में 10 पेड़ भी लगाए जाते हैं। पर सतीश जी, आजकल तो ये तकनीक है कि आप पेड़ों को स्थानांतरित भी कर सकते हैं, उस दिशा में कोई प्रयास नहीं? कई स्थानांतरित करे गए पेड़, लाखों रुपए बर्बाद हो रहा है, और उसकी बजाय नए पेड़ लगाएं वो ज़्यादा अच्छे हैं। वो 200-500-1000 रुपये में 10-20 फुट के पेड़ आते हैं, 1 साल में पनप जाते हैं जी। और इनको प्लांटेशन करने में वो पनप भी नहीं पा रहे। अभी गौशाला में बहुत सारे प्लांटेशन किए थे, यहाँ से शहर से उखाड़ के ले गए, वहाँ लगाए, सब सूख गए, एक आध कोई जीवित बचा होगा। तो सतीश जी तो 2 टूक लहजे में बात करते हैं, उन्होंने बता दी पैसे की बर्बादी है, स्थानांतरित करने की कोशिश करना, लाखों बर्बाद कर दिए, हम हजारों में नए लगवा देंगे, नए लगाए जाएंगे, एक के बदले 10 कुल मिला के एक के बदले 10 लगा देंगे, ऐसा सतीश जी का कहना है। पर बहरहाल
महत्वपूर्ण बात यह है कि ये मंच इस बात पर एक राय है कि ग्वालियर को विकास की दृष्टि से जिस मुकाम पर होना चाहिए था उस मुकाम पर ग्वालियर नहीं है। सरकार किसी की भी बने, पर ग्वालियर को उसका खोया हुआ गौरव हर हाल मिलना चाहिए। ये यहाँ पर मंच पर बैठे हुए जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है। हम उम्मीद करते हैं 2023 के नतीजे के बाद ग्वालियर के विकास की नई गाथा लिखने की कोशिश सभी जनप्रतिनिधि एक राय होकर करेंगे। मैं चाहूंगा सदन इस कोशिश के संदर्भ में अपना समर्थन दे, जोरदार तालियां बजाकर, और आगे की कार्रवाई के लिए सोनल जी। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, और बहुत सारा धैर्य के साथ आप हमें सुन रहे हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। जितने लोग नीचे, मंच पर नहीं नीचे बैठे हुए हैं, स्वल्पाहार का इंतज़ाम है आपके लिए, कुछ ने तो शुरू भी कर दिया है। जो अभी तक नहीं ले पाए हैं वो पीछे व्यवस्था है, लेकिन इससे पहले जो सम्मान और आभार की परंपरा है भूमि परिवार की, उसका पालन करते हुए मैं उम्मीद करूंगी कि यहाँ मंच पर आ जाएं हमारे सहयोगी ग्वालियर के शिवम आर्य और दिनेश शुक्ल जी, भोपाल संवाददाता, वरिष्ठ संवाददाता, उनसे भी मेरा आग्रह है कि आ जाइए मंच पर, और जो हमारी एक सम्मान की परंपरा उसको हम निभाएंगे तमाम अतिथियों के साथ। तो विवेक शेजवलकर जी, सांसद ग्वालियर, उनका सम्मान कर रहे हैं दिनेश शुक्ल जी, भोपाल से यहाँ पहुँचे हैं। मैं शिवम आर्य जी स्वागत करेंगे सतीश सिंह सिकरवार जी का। श्री देवेंद्र शर्मा जी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष। और संवाद 2023 को आप सभी की उपस्थिति ने सफल कर दिया, इसके लिए हृदय से आभार आप सभी का, और बहुत धन्यवाद। ये 2023 का जो सिलसिला है संवाद लगातार जारी है। सर नमस्कार।